हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान की हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पूरे राजस्थान का जो इतिहास है वो स्टेप बाय स्टेप हम पूरा कवर करेंगे और प्रत्येक टॉपिक वाइज उसकी लाइव टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी कंटिन्यू और आप सहयोग करेंगे। ओके गाइस, तो आज हम शुरू करेंगे राजस्थान का इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे, जहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है। फिर जो इसकी जो मुख्य जो पुरातात्विक स्थल हैं यानी प्राचीन सभ्यताएं जो हैं वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो रोज़ाना एक लाइव क्लास करेंगे। पहले पूरा टॉपिक कवर करेंगे और फिर उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसका लाइव टेस्ट करेंगे। ओके गाइस, तो मैं हूं प्रहलाद शरण और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया लेसन आएगा तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा एनकेडमी लर्निंग ऐप के बारे में आप सभी लोग जानते हो, अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, खास तौर से राजस्थान जीके के 5000 आपको वन क्वेश्चन मिलेंगे और भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज 18000 वन क्वेश्चन है, तो वो भी आप देख सकते हैं और उनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास। देखिए, अगर जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास को थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं, जहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है, ताकि पूरा राजस्थान की हिस्ट्री जो है वो अच्छे से समझ में आए। जब भी हम किसी भी इतिहास की बात करते हैं, चाहे भारत के इतिहास की बात करें, विश्व के इतिहास की बात करें या राजस्थान के इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास को किस तरह से पढ़ें। ठीक है, तो प्राचीन के इतिहास की बात करते हैं। इतिहास को मुख्य तौर पर हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। देखिए, एक एक लाइन में अगर आप समझोगे इन तीनों भागों को तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले चलिए देखें, हम पहले की बात करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल में उस काल को कहते हैं, ठीक है, जिसमें मनुष्य जंगलों में रहता था, आदिमानव की तरह रहता था, शिकार करता था। ठीक है, मतलब लिखना पढ़ना नहीं जानता था और उस टाइम के बारे में, उस काल के बारे में हमारे पास कोई भी लिखित में साक्ष्य नहीं है, लिखित में कोई भी जानकारी नहीं है। उस काल तक को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, फिर हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आते आते मनुष्य क्या करना सीख जाता है, पढ़ना लिखना सीख जाता है, यानी उस समय में जो भी चीज़ें हुई है वो लिखना सीख जाता है और उस टाइम के लिखे हुए चीज़ें जो है वो साक्ष्य वो हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि उन साक्ष्यों को, उन लिखे हुए साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारी कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से हमें लिखित में साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है। हमें नहीं पता कि क्या लिखा है, उस शैली को हम पढ़ नहीं पाए हैं। उसको किस काल में रख देते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में रख देते हैं। तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक काल, जो वर्तमान में हमारा चल रहा है। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है उस टाइम की बात, उस काल की बात जिस काल में मनुष्य लिखना पढ़ना सीख गया था, लिखित में हमें साक्ष्य मिले हैं और उन्हें हम पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है, मान के चले तो ऐतिहासिक काल हमारा स्टार्ट होता है 6 ईसा पूर्व से। ठीक है, उसके सबूत क्या हैं, जैसे सम्राट अशोक था, उसके में शिलालेख मिले हैं, उन शिलालेख को हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और जो महावीर गौतम बुद्ध हुए हैं, महावीर जैन हुए हैं, ठीक है, उनके वो जो ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी है, उनके जो ग्रंथ है वो हम पढ़ पा रहे हैं। यानी जिस चीज़ को हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, जो हमें लिखित में साक्ष्य मिले हैं और पढ़ पा रहे हैं, उसको हम ऐतिहासिक काल में रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मुख्य रूप से 3 पार्ट। ठीक है, पहले इन तीनों पार्टों को थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं, ताकि इतिहास की स्टार्टिंग से अगर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। फिर हम सभ्यता में चलेंगे, राजस्थान में कौन कौन सी पुरातात्विक स्थल हैं, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। देखिए, सबसे पहले पहली चीज़, यानी पहला पार्ट इसका आता है प्रागैतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आता है। प्रागैतिहासिक काल को सिंपल भाषा में एक लाइन में आपको समझना है, यानी उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस युग की बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं जिसके लिखित में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस समय मनुष्य लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था, आदि मानव की तरह जंगलों में रहता था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए क्वेश्चन ये बनता है, जब हम प्राचीन सभ्यता की यहाँ पर बात करेंगे तो जैसे कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित राजस्थान में स्थल कौन सा है, कौन सा ऐसा स्थल है जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, कौन सा ऐसा स्थल है जो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, कौन सा ऐसा स्थल है जो ऐतिहासिक काल से संबंधित है। संबंधित होने का मतलब ये होता है जैसे किसी स्थल की खुदाई हुई है, जैसे मान के चलिए एक स्थल है जिसकी खुदाई हुई है, यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं, जो औजार मिलेंगे, जो मृत भांड मिलेंगे, जो मूर्तियाँ मिलेंगी, जो भी चीज़ यहाँ पर मिलेगी, उसे ये रिलेटेड किया जाता है कि ये किस समय की है। ये प्रागैतिहासिक काल की है तो प्रागैतिहासिक काल का स्थल हो जाएगा, ये आद्य ऐतिहासिक काल की है तो आद्य ऐतिहासिक काल का स्थल हो जाएगा, और ये ऐतिहासिक काल की है तो ऐतिहासिक स्थल का काल। जैसे मान के चलिए कालीबंगा की हम बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता हम सभी जानते हैं, हनुमानगढ़ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी।
हड़प्पा सभ्यता के पहले के औजार वहाँ पर प्रमाण मिले हैं, तो प्रागैतिहासिक हड़प्पाकालीन हो गया, यानी हड़प्पाकालीन से पहले भी थी, हड़प्पाकालीन के समकालीन भी थी, और हड़प्पा की सभ्यता के बाद भी वहाँ पर सभ्यता थी, तो तीनों के अवशेष मिले इस तरह से। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का स्थल कौन सा है? बूंदी जिले में एक क्षेत्र है गड़दड़ा क्षेत्र, नाम याद रखने की क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित स्थल है जहाँ पर मानव की उत्कृष्ट कला के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजस्थान में कौन सा स्थल है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, इसी स्थान पर एक बर्ड राइडर का मतलब होता है यानी पक्षी पर सवार करता हुआ एक मनुष्य का चित्र मिला है, संपूर्ण भारत में पहली बार है, वो इस गड़दड़ा क्षेत्र से मिला था जो कि बूंदी में है। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो विश्व में भारत में सबसे पहले बर्ड राइडर का यानी पक्षी का सवार करते मनुष्य का चित्र कहाँ से मिला था, और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, मानव ने विश्व में सबसे प्रथम महत्वपूर्ण आविष्कार पहिए के रूप में किया था, जो कि किस काल में हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा कि पहिए का आविष्कार किस काल में हो गया था? प्रागैतिहासिक काल में हो गया था, जिस समय मनुष्य लिखित ना पढ़ना भी नहीं जानता था और हमारे पास लिखित में साक्ष्य भी नहीं है। ठीक है, इस काल की सर्वाधिक सामग्री है वो पत्थर से बनी हुई थी। ठीक है, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण का क्या मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब भी पत्थर होता है, आप सिंपल सा समझ सकते हो। देखिए, सिंपल सी चीजें होती है। पाषाण मतलब पत्थर, यानी उस समय पत्थर के औजार बनते थे। ताम्रकालीन यानी ताम्र के औजार बनते थे। ठीक है, लोह युगीन सभ्यता यानी लोहे के औजार बनते थे। कांस्य युगीन सभ्यता यानी कांस्य के औजार बनते थे। ठीक है, समझ लीजिए, तो पाषाणकालीन सभ्यता थी। ठीक, प्रागैतिहासिक काल जो होता है उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? देखिए, आपको समझ में आएगा। प्रागैतिहासिक काल स्टार्टिंग का तो एक लंबा पार्ट था, उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहले प्रारंभिक पाषाण काल यानी पत्थर का काल, पाषाण का काल जो प्रारंभिक था। इस काल में क्या होता था? इस पाषाण निर्मित सबसे प्राचीन उपकरण है वज्र, कुंठूर और खंडक के रूप में मिलते हैं, जो औजार मिलते हैं। प्रारंभिक पाषाण काल में मानव क्या होता था? आग जलाना सीख गया था। एक छोटी सी चीज आप ये नोट करनी है। देखिए, प्रारंभिक काल में मनुष्य आग जलाना तो सीख गया था। ठीक है, क्वेश्चन 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो आता है कि मनुष्य आग जलाना किस काल में सीखा था, एक आता है कि मनुष्य आग का उपयोग करना कब सीखा था। ठीक है, लेकिन इस प्रारंभिक पाषाण काल में मनुष्य आग का प्रयोग जलाना तो सीख गया था, लेकिन उपयोग करना अभी तक नहीं सीखा था। ये चीज नोट करनी है। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान में प्रारंभिक पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं राजस्थान के? राजस्थान में एक तो जयपुर में डिंगरिया स्थान है। ठीक है, एक तो डिंगरिया स्थान है, उस पर इंद्रगढ़ स्थान है। ये दोनों हैं प्रारंभिक पाषाण काल से संबंधित है। और सीए हैकर जो है, इन्होंने प्रारंभिक पाषाण काल के हैंडेक्स उपकरण की खोज की है। इसके अतिरिक्त बात करें तो एक मानगढ़ है जो कि बांसवाड़ा में है, नाथद्वारा जो कि राजसमंद में है, देवली जो कि टोंक जिले में है, हमीरपुरा और बिगोद ये 2 अलग अलग है जो कि भीलवाड़ा जिले में है, मंडपिया है चित्तौड़गढ़ में। ये सारे स्थल जो है राजस्थान में, ये प्रारंभिक पाषाण काल से संबंधित है। दूसरा भाग आता है हमारा मध्य पाषाण काल यानी बीच का काल। देखिए, इसमें क्या होता था? मनुष्य पशुपालन। देखिए, पहला प्रारंभिक पाषाण काल था, इसमें मनुष्य क्या करता था? शिकार करता था। यहाँ पे देखिए एक चीज नोट करनी पड़ेगी, शिकार तो मनुष्य पहले भी हर काल में करता है। ठीक है, जो पहली चीज कर रहा था वो छोड़ेगा नहीं। शिकार प्रारंभिक पाषाण काल में भी करेगा, मध्य पाषाण काल करेगा, नव पाषाण काल में भी करेगा। आज भी मनुष्य शिकार करते हैं। ठीक है, अभी भी शिकार करते हैं ना, राइट। तो शिकार वाली चीजें तो रहेगी हमेशा, लेकिन नई नई चीजें ऐड होती रहेगी। मध्य पाषाण काल में आते क्या क्या हुआ? शिकार करता था, शिकार के साथ पशुपालन करना भी सीख गया था। ठीक है, ये एक नई चीज ऐड हो जाती है मध्य पाषाण काल में। अब भीलवाड़ा का जो बिगोर नामक स्थल जो है, यहाँ पर पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 2 चीज हो जाएगी, एक तो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित राजस्थान का स्थल कौन सा है, एक तो बागौर हो जाएगा जो कि भीलवाड़ा जिले में है, और एक समझ जाएगा कि सबसे पहले या फिर मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सी जगह से मिले हैं, किस जिले से मिले हैं या किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं, तो बागौर से जो कि भीलवाड़ा में है। इसके अलावा राजस्थान में और कौन कौन से अच्छे स्थल हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं? देखिए, एक सोनपुरा है जो कि सीकर जिले में है, दर्रा है जो कि कोटा में है, हरसोरा और सामदा ये दोनों अलवर में है, एक विराटनगर जो कि जयपुर में है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी रही है, जहाँ से अलग अलग मौर्य साम्राज्य की भी हैं, बौद्ध के भी अवशेष मिले हैं। तो ये स्थल मध्य पाषाण काल से भी संबंधित था। 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट आता है उत्तर पाषाण काल या फिर इसको नव पाषाण काल कह देती है। इसी पाषाण काल में क्या हुआ था? मनुष्य आग का उपयोग करना सीख गया था। ठीक है, ये काल का समय की बात करें तो 7000 ईसा पूर्व के बाद का माना जाता है। ठीक है, आधुनिक सभ्यता की नींव जो है वो नव पाषाण काल के अंतर्गत रखी गई थी। इसमें क्या हो गया था नया? पहले में प्रारंभिक था, उसमें मनुष्य शिकार करता था। मध्य आया, उसमें मनुष्य पशुपालन करना सीख गया था। और ये उत्तर पाषाण काल आया यानी नव पाषाण काल आया, इसमें पशुपालन के साथ साथ कपास की खेती करना भी शुरू कर दिया था मनुष्य ने। ठीक है,
तो यानी सिंपल भाषा में कहें तो कृषि का कार्य शुरू हो गया था और जाति व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। दो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी इस काल में, ठीक है। एक तो आग का उपयोग करना सीख गया, जाति व्यवस्था हो गई शुरू, और कृषि का कार्य भी शुरू कर दिया था, ठीक है। इसी काल में मानव है पहिए से परिचित हुआ था पूरी तरह से, ठीक है। अब स्थल की बात करें कि उत्तर पाषाण काल से या फिर नव पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से राजस्थान में। एक तो है भरणी जो कि टोंक जिले में है, एक है समदड़ी जो कि बाड़मेर में है, एक है जहाजपुर जो कि भीलवाड़ा में है, ठीक है। ये हो गए दो। तीसरा जो इतिहास आता है आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। इस ऐतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता जो है वो इसी काल की देन है। इसी काल की देन क्यों है, क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि इस काल में हमें लिखित में साक्ष्य मिलते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी तक उनको पढ़ना सफल नहीं हो पाया है, ठीक है। अब इस सभ्यता में, इस युग की सभ्यता की बात करें तो कौन कौन सी विशेषता थी, ठीक है। इसमें क्या हो गया था, आद्य ऐतिहासिक काल में आते आते इसमें मनुष्य बस्तियां बनाकर रहना सीख गया था, ठीक है। यानी अलग अलग एक झुंड में एक बस्तियां बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया था। सभ्यता और संस्कृति के इस युग में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसे आद्य ऐतिहासिक काल में हम रखेंगे, ठीक है। यहाँ के देखिए लिखा हुआ मिला है तो उसकी शैली हमें पता है, ठीक है। लिपि और शैली में पता है। इस काल की जो लिपि थी वो कौन सी थी, बुस्टो-फेदन लिपि या फिर हम सर्पिलाकार की लिपि कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि किस प्रकार की थी, बुस्टो-फेदन लिपि या फिर सर्पिलाकार लिपि थी, ठीक है। ये हो गए 3 भाग। तीसरा भाग हमारा ऐतिहासिक काल जो वर्तमान है, यानी ऐतिहासिक काल का मतलब जिस काल के हमें लिखित में साक्ष्य मिलते हैं और हम उन्हें पढ़ना सीख गए हैं या फिर पढ़ सकते हैं। तो मानव सभ्यता के इस युग में पूर्ण लिखित पठनीय और प्रमाणित सामग्री प्राप्त होती है। अब बात आती है कि ऐतिहासिक काल में यानी हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल हैं वो कौन कौन सी सभ्यता के स्थल। इसमें हमारा एक चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक नोट करना है, बहुत सारी ऐसी सभ्यता के स्थल होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे आते हैं, ठीक है। जैसे मान के एक नाम लेता हूँ अलग अलग, जैसे हड़प्पाकालीन सभ्यता है, आर्य सभ्यता है, लोहयुगीन सभ्यता है, कांस्य सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया, आदि ऐतिहासिक काल हो गया। कुछ स्थल क्या होते हैं 2 या 3 या 4 कैटेगरी में आते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उस स्थल से अलग अलग काल के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, अलग अलग काल की विशेषताएं मिली है, ठीक है। देखिए एक तो है रेलावन और दुगेरी जो कि बारां जिले में है, आहड़, भगवानपुरा और बालातल ये तीनों स्थल हैं उदयपुर में, गिल्लुंड ये राजसमंद में है, कालीबंगा, पीलीबंगा, थेड़ और रंगमहल ये हनुमानगढ़ जिले में ये पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। ये तो कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। अब होता है वैदिक आर्य सभ्यता के समकालीन राजस्थान में कौन कौन से थे। वैदिक सभ्यता के एक तो सोनारी जो कि झुंझुनू में है, बेराट जो कि जयपुर में है, अनूपगढ़ जो कि श्री गंगानगर में है, चक 84 ये भी गंगानगर में है, नो भरतपुर में है, तरखाना वाला है ये भी श्री गंगानगर में, जोधपुरा और बेराट ये, ठीक है, जोधपुरा जो है ये जयपुर जिले में है, बेराट है ये उदयपुर जिले में। ये हो गया ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब देखिए इतिहास हमारा समझ में आ गया है कि इतिहास कैसे पढ़ना है। इतिहास को 3 भागों में लेके हम पढ़ते हैं, तीनों भाग आपको अच्छे से कवर हो गए। अब बात करते हैं राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। सभ्यताएं यानी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं जो पुरातात्विक स्थल है। पहला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज लिखा है, होप आपको पसंद आएगा। देखिए पुरातात्विक स्थल की बात करते हैं तो एक पहला क्वेश्चन जो हमने कैटेगरी वाइज अभी बात की थी उस तरह का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा स्थल है हड़प्पाकालीन स्थल है, कौन सा स्थल है आर्य सभ्यता के समकालीन है, कौन सा सभ्यता है तो गुप्त सभ्यता है, मौर्यकालीन सभ्यता के समकालीन है या फिर पाषाण सभ्यता के समकालीन है। तो इनको पहले हम अलग अलग कैटेगरी वाइज पढ़ लेते हैं कि कौन सा स्थल है किस सभ्यता के समकालीन था, फिर एक एक करके डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, होप आपको पसंद आएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन राजस्थान में कौन कौन से स्थल मिले हैं, ठीक है। एक मिला क्वेश्चन 2 तरीके से हो जाएंगे, एक तो कि हड़प्पा के समकालीन है, दूसरा एक क्वेश्चन जो आता है जैसे पहला क्वेश्चन भगवानपुरा है तो ये आता है क्वेश्चन कि भगवानपुरा सभ्यता कौन सी जिले से संबंधित है, या भगवानपुरा पुरातात्विक स्थल भगवानपुरा कौन सी जिले से संबंधित है, कौन से जिले में है, ठीक है। 2 टाइप से हो जाएंगे। भगवानपुरा है ये है उदयपुर जिले में, रेल पावन और दुगेरी है ये है बारां जिले में, बालाथल ये है उदयपुर में, वल्लभनगर जो है उसमें, गिलुंड है ये रेलमगरा एक जगह राजसमंद में जहाँ पर ये स्थल है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, थेड़ है ये भी हनुमानगढ़ जिले में है, आहड़ जिसको हम धूलकोट भी कहते हैं इसी का उपनाम है, 2 अलग अलग स्थल नहीं एक ही स्थल है, यह है उदयपुर में। पीलीबंगा है ये भी हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा प्रथम याद रखना है, कालीबंगा अलग है और कालीबंगा प्रथम अलग है। कालीबंगा प्रथम और सोंती दोनों स्थल जो है ये बीकानेर में है, खोज अमलान घोष के द्वारा की गई थी 1953 में। तिलवाड़ा बाड़मेर में है और उधर है भरतपुर में। ये हो गए हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, ठीक है। अब बात करते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता के समकालीन राजस्थान के कौन कौन से स्थल थे, ठीक है। तो 9 स्थल था, ये था भरतपुर में,
गणेश्वर है ये सीकर जिले में है, बूढ़ा पुष्कर ये अजमेर में है, मेड और जाकर ये दोनों जयपुर जिले में है, बरियान सेदर है ये सिरोही जिले में है, पिंड पाड़लिया जो है ये चित्तौड़गढ़ जिले में, कोल माहिली ये सवाई माधोपुर जिले में है, छापर पुंगल जो है ये बीकानेर जिले में है, जाडौल उदयपुर में, जोधपुरा है ये जयपुर जिले में है। जोधपुरा वाला याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार तो इस तरह से कि निम्न में से कौन सा युगम गलत है। जोधपुरा जयपुर में दे रखा होता है, ये जयपुर जिले में है। नंदलालपुरा है ये भी जयपुर में है, किराडोल है ये भी जयपुर में, पीथवाड़ी जयपुर में, मल्ला भरतपुर में, ओजियाना भीलवाड़ा जिले में, रंगमहल हनुमानगढ़ जिले में, कुराड़ा परबसर है ये नागौर जिले में है, सावनिया बीकानेर जिले में है, सोनपुरा सीकर जिले में, एकलसिया अजमेर में और रैलाना है जालोर में। ये सारे स्थल जो अभी ये लिखे गए हैं ये सारे स्थल है वो ताम्रयुगीन सभ्यता के समकालीन है, जो कि सारे राजस्थान के हैं। ठीक है, अब है आर्य सभ्यता के समकालीन राजस्थान के कौन कौन से स्थल हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको याद रखना है, पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि दोबारा आप रिवीजन कर सको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सभ्यताओं के नाम याद करते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस सभ्यता के समकालीन है, तभी आगे की चीज़ें हैं वो अच्छे से हम समझ पाएंगे। आर्य सभ्यता की बात करें तो सुनारी एक तो झुंझुनू में ये आर्य सभ्यता का है, बैराट जयपुर ये भी आर्य सभ्यता का है, अनूपगढ़ है ये श्री गंगानगर में, चक 84 ये भी गंगानगर में, नोहो भरतपुर में, तहखाना वाला जो है ये श्री गंगानगर में, और जोधपुरा ये है जोधपुरा जो है जयपुर जिले में। अब देखिए जोधपुर हमारे पिछले में भी आया था, ताम्रयुगीन सभ्यता में भी आया था ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जोधपुरा में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं और आर्य सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, इसलिए इसको दोनों कैटेगरी में हम रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्थल हो गए सुनारी, बैराट, अनूपगढ़, चक 84, नो, तरखाना वाला और जोधपुरा, सारी आर्य सभ्यता के समकालीन थे जो कि राजस्थान में है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी हमारे सारे अलग अलग कैटेगरी वाइज हो गए। और सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की बात करें। ठीक है, ये थोड़ा सा राजस्थान की सभ्यताएं हम पढ़ेंगे क्योंकि राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें ये पहले पता होना चाहिए कि जब ये सारी सभ्यताएं शुरू हुई है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी खुदाई की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए ये शुरुआत कब होती है, एन कनिंघम के प्रयासों से। सन 1904 में लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी दिल्ली में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होता क्या है, जो जितने भी पुरातात्विक स्थल है ना, जितने भी प्राचीन सभ्यता के स्थल हैं उनकी खुदाई कौन करता होगा। उनकी खुदाई करने के लिए एक विभाग होता है, उस विभाग का नाम है पुरातात्विक विभाग। इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी 1904 में। किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने। किसके प्रयासों से, एन कनिंघम के प्रयासों से। ठीक है, अब क्या होता है 1904 में स्थापना हो गई, 1920 में क्या हुआ था, इसके डायरेक्टर यानी महानिदेशक बनाए गए थे सन जॉन मार्शल को। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, यानी हड़प्पा की बात कर लो, आप मोहनजोदड़ो की बात कर लो, एक क्वेश्चन आता है कि किसके निर्देशन में खोज की गई या किसके निर्देशन में खुदाई की गई, तब हमेशा आंसर आपका होना चाहिए सर जॉन मार्शल के, क्योंकि उस टाइम पर पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर और महानिदेशक यही थे। ठीक है, इनके निर्देशन में सबसे पहले रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी जो है और माधव स्वरूप वत्स, दोनों का नाम याद रखिए क्योंकि ज़्यादातर हम एक ही नाम याद रखते हैं दयाराम साहनी, लेकिन दोनों का नाम याद रखना है। इनने सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्राथमिक स्थल हड़प्पा जो है यानी मोंट गोमरी जिले में है, उसका उत्खनन का कार्य किया था और उसके दौरान यहाँ से सुनियोजित नगर निर्माण के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता नाम के शहर की खोज की गई, इसीलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्योंकि इसके भी अलग नाम है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे सारे स्थल मिले, इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और इसको नगरीय सभ्यता थी तो नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। किसके निर्देशन में, सन जॉन मार्शल के निर्देशन में, और इनका सहयोग किसने किया था, माधव स्वरूप वत्स ने किया था। ठीक है, देखिए इसी जगह के नाम से इसे हड़प्पा सभ्यता कहने लगे। सभ्यता सर्वाधिक है वो सिंधु नदी के आसपास होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, सिंधु सभ्यता। फिर 1924 ईस्वी में लंदन वीकली, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लंदन वीकली एक समाचार पत्र था और इस सभ्यता के बारे में सारी जो घोषणा थी, सारी जानकारी जो है सबसे पहले किस समाचार पत्र में दी गई थी, लंदन वीकली में दी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि नगरीय सभ्यता थी। कांस्य सभ्यता कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो औजार मिले हैं, जो उपकरण मिले हैं वो कांस्य के बने हुए थे। सिंपल सा मतलब ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लोगों को कांस्य की जानकारी थी, कांस्य से परिचित थे, कांस्य के औजार उपकरण बनाते थे, हथियार बनाते थे, तो कांस्य युगीन। तो 4 नाम हो गए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता और कांस्य सभ्यता। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है।
चलिए, आपको अब ये समझ में आ गया कि ये सभ्यता की खुदाई कैसे शुरू हुई थी, कौन करता है, कैसे करता है। अब आते हैं अपने राजस्थान में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान में कालीबंगा के बारे में। ठीक है, कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर अमलानाथ घोष जो है, उन्होंने सबसे पहले कब 1952 में इस सभ्यता पर प्रकाश डाला, यानी सभ्यता की जानकारी दी। इसके बाद में इस सभ्यता का उत्खनन कार्य है वो देखिए 1961 में शुरू होता है और 1969 तक चलता है। किसके द्वारा? बीवी लाल, यानी जिनका पूरा नाम था ब्रिजवासी लाल, उनके द्वारा, और बीके थापर जिनको हम कहते हैं बालकृष्ण थापर, इन्होंने सबसे पहले कालीबंगा का उत्खनन का कार्य किया 1961 टू 1969 तक। ठीक है, वर्तमान में ये सभ्यता है कहाँ पे? वर्तमान में जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर हनुमानगढ़ और सोतगढ़ के मार्ग पर जो भी एक पीलीबंगा भी सभ्यता है, जिससे कि 5 किलोमीटर दूर है। और किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले देखिए आया क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से मर्त नदी किसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम एक ऑप्शन देखते हैं, गग्गर नदी, राइट आंसर करते थे। इसके कुछ उपनाम है जो कि ऑप्शन में चारों ऑप्शन थे, उसका राइट आंसर था उपयुक्त सभी। ठीक है, और अलग अलग क्या क्या नाम है देखिए। गग्गर नदी को हम सोतर नदी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, तट नदी भी कहेंगे, लेटी नदी भी कहेंगे, और राजस्थान का शोक भी कहेंगे। ठीक है, क्या क्या हो गया? सोतर नदी, मृत नदी, तट नदी, लेटी नदी और राजस्थान का शोक और घग्गर नदी, ये सारे इस एक नदी के उपनाम हैं। ठीक है, जो कि ये कालीबंगा सभ्यता जो है इसी नदी के किनारे स्थित थी। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र है वो संस्कृत साहित्य में किस नाम से जाना गया था? सरस्वती नदी का जितना भी प्रवाह क्षेत्र था उसको संस्कृत साहित्य में किस नाम, क्या नाम दिया गया था? बहुत धन्यदायक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सभ्यता का हमें पता हो गया कि कहाँ पर है, अलग अलग नदी के नाम हो गए, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हुई है किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है, किसने खोज की थी ये भी हो गया। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए यहाँ के एक चीज़ यहाँ पे छोटा सा और नोट करनी है। देखिए बहुत सारे पुरातात्विक स्थल हैं। ठीक है, जब भी आप किसी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे होते हो तो आपको याद क्या रखना है, 80% चीज़ें क्या होती है हर अलग अलग सभ्यता में समान होती है। जो कालीबंगा से मिला है वो हाड़ सभ्यता में मिलेगा। ठीक है, वो सोनारी सभ्यता में मिलेगा। 80% चीज़ें सेम होती है। याद क्या रखना है, तो 20% चीज़ें जो अलग होती है, जो उनको अलग विशेषता देती है, वो चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि वही पूछा जाता है कि ये चीज़ किस सभ्यता से मिली थी। ठीक है, सारी चीज़ें रटना नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ के नगर जो थे उनकी सड़कें थी वो समकोण थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बने मकानों की पद्धति कौन सी होती है? ऑक्सफोर्ड पद्धति, जिसको हम जाल पद्धति भी कहते हैं, ग्रिड पद्धति भी कहते हैं और चेस बोर्ड पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति का मतलब क्या होता है? इस पद्धति का मतलब ये होता है कि जो घर के जो दरवाजे होते हैं वो मुख्य रोड के ऊपर नहीं खुलते। जो मेन रोड होता है बाहर की, उसकी तरफ ना खुलकर कहाँ खुलते हैं? पीछे की तरफ खुलते हैं। ये कहलाती है ऑक्सफोर्ड पद्धति, या फिर जाल पद्धति, या ग्रिड पद्धति, या फिर चेस बोर्ड पद्धति कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम रखते हैं। एक तो सड़कें समकोण थी, मकान किस पद्धति में बने थे वो हो गया, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते, ये इनकी यहाँ की मकानों की मुख्य विशेषताएं होगी। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ के जो भवन थे वो पहले तो कच्ची ईंटों से बने थे। ठीक है, बाद में इनको पक्की ईंटों से बना दिए गए थे। और ईंटों की लंबाई चौड़ाई का अनुपात था वो था 30:15:17:5। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले भूकंप के जो साक्ष्य मिले वो कालीबंगा से मिले। अब कोई भी चीज़ जब बोलते हैं कि कालीबंगा भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सबसे पहले उनका प्रमाण देना होता है। और ऐसा क्या प्रमाण था कि मान लें कि कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले, क्योंकि यहाँ पर खुदाई पर जो मकान मिले थे उनमें दरारें पड़ी हुई मिली थी। और उनकी वजह से ये माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा स्नानागार यहाँ पे से मिले हैं। और जिसे पानी निकालने के लिए नाली पहले तो लकड़ी की बनी हुई होती थी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है जो कालीबंगा को अलग बनाती है वो ये है कि विश्व में सबसे पहले लकड़ी की नाली के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। लेकिन पहले लकड़ी की बनाई जाती थी और बाद में उस नाली को पक्की ईंटों से बना दिया जाता था, यानी पहले लकड़ी से और फिर ऊपर पक्की ईंटों से। ठीक है, इसके अलावा और अलग अलग विशेषता क्या है जो इनको अलग बनाती है? यहाँ पर हल से जोते हुए खेतों के अवशेष हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, सबसे प्राचीनतम नगर के अवशेष हैं वो यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा भवन का जो परस होता था वो अलंकृत और सजावटी यानी चित्र बनी हुई ईंटों का बना हुआ है। तो कौन कौन सी विशेषता हो गई? एक तो सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी की नाली के साक्ष्य, जोते हुए खेल के साक्ष्य और भवन की परस के अलंकृत सजावटी ईंटों के साक्ष्य ये कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमें लोथल सभ्यता के समान 7 अग्नि
वेदिकाएं मिली है, यानी ये चीज़ क्या हो गई, लोथल में भी मिली है और कालीबंगा में मिली है। हवन कुंड मिले हैं, यानी 7 अग्नि वेदिकाएं यानी 7 हवन कुंड मिले हैं। इसमें क्या मिला था, इसमें कुछ हड्डियों के अवशेष मिले थे, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो बलि दिया करते थे, यानी बलि प्रथा भी थी। अब क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा लोथल 7 में देने का रीज़न क्या हो गया, जैसे क्वेश्चन बन गया कि बलि प्रथा के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ऑप्शन में कालीबंगा भी है, ऑप्शन में लोथल भी है। अगर एक ही करोगे तो गलत हो जाएगा, या फिर तो आपको एक मिलेगा, अगर दोनों आएंगे तो ऑप्शन उस तरह से मिल जाएगा कि ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें क्या है, 6 छेद है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 छेद। इसका क्या अनुमान लगता है, इसका अनुमान लगता है कि ये क्रिया जो है वो कपाल छेदन क्रिया है। कपाल छेदन क्रिया का मतलब होता है जो शल्य चिकित्सा जो है, यानी वैज्ञानिक भाषा में जिसको हम हाइड्रोस्पोलिस कहते हैं, शल्य चिकित्सा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि शल्य चिकित्सा के सबसे पहले अवशेष कहाँ से मिले हैं, जानकारी कहाँ से मिलती है, कालीबंगा से ही मिलती है, और सबसे सर्वप्रथम यही कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके अलावा कपड़े में लिपटा एक कोस्तरा और मिट्टी के पैमाना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मिश्रित फसल जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले। यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना है, गेहूं और जौ का। देखिए खाद्य फसल की बात आती है, सबसे पहले खाद्य फसल, तब तो गेहूं आएगा, नहीं वरना जौ आता है, क्योंकि जौ पहले आई थी। जौ क्या कहते हैं, खाने के काम में नहीं आती थी, जो धार्मिक कार्यों में यूज़ करते थे, आज भी हम धार्मिक कार्यों में यूज़ करते हैं। ठीक है, और गेहूँ खाद्य के रूप में सबसे पहले आई थी। दोनों के अवशेष कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में अंडाकार कब्रें के अवशेष मिले हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चिरायु कब्र का नाम दिया जाता है। ठीक है, कालीबंगा में जो अंडाकार कब्र मिली है जिन्हें क्या कहेंगे, चिरायु कब्र के नाम से जाना जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्वास्तिक चिन्ह, देखिए सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से मिला है, लेकिन कालीबंगा से भी स्वास्तिक चिन्ह का इसके अलावा जो इसके ये अनुमान लगाते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह मिला है तो लोग वहाँ के जो है वास्तु दोष को दूर करने के लिए इसका काम ले। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है कालीबंगा को। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी, यानी कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज की गई। स्वतंत्रता के बाद पहली बार यहाँ पर उत्खनन किया गया था। प्राचीन अवशेषों की गणना कैसे करते हैं कि कितनी प्राचीन सभ्यता है, गणना करने की जो विधि होती है वो होती है रेडियो कार्बन C14, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी है। राजस्थान में हड़प्पा से संबंधित जितने भी तथ्य मिले हैं उससे ज्ञात होता है कि उनकी लिपि कैसी थी, लिपि थी किलाक्सर उनकी लिपि थी, और ठीक है, और जिसे बुस्टोफेदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो ये थी कालीबंगा। अगले जैसे में हड़प्पा सभ्यता जो आर्य सभ्यता है ने जितने भी पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन का आपको आंसर करके जाना है, जो ये थी कि सिंधु घाटी सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु की तीसरी राजधानी कहा जाता है। तो आप कमेंट करके ये बताना है कि ये किस इतिहासकार ने कहा था। ठीक है, किस इतिहासकार ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा है और पहली और दूसरी राजधानी कौन सी है। इस एक क्वेश्चन का आप आंसर करके जाइए। और अगर आपको सीरीज पसंद आई है, अगर इस तरह से पूरी सीरीज करें, अगर आपको पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप बताओगे तभी कि आगे की सीरीज करेंगे। हम पूरा इतिहास कवर करने वाले हैं, सभ्यताएं, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश, फिर चौहान वंश, मारवाड़ वंश, मेवाड़ वंश, पूरा इतिहास कवर करेंगे लास्ट तक। तो आप जरूर बताइएगा इस तरह से आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। अगर पसंद आएगा तो प्रत्येक, जैसे ही हमारा एक टॉपिक खत्म होगा, जैसे कि ये प्राचीन सभ्यता का पुरातात्विक स्थलों का टॉपिक है, ये जैसे ही खत्म होगा, जैसे पूरे टेस्ट का 200 या 300 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनका लाइव टेस्ट भी हम करेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।